हे एवरीवन, आज के इस लेक्चर में रसायन पे विशेषज्ञ कल्पना पेपर 2 बात करने वाले हैं श्वास कुठार रस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके घटक द्रव्य यानी कि इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो आपको क्या लेना है, पारद और गंधक लेना है, मतलब पारद और गंधक मिली हुई कज्जली लेनी है। ठीक है, तो कज्जली अगर आपको नहीं बताया कज्जली किसे कहते हैं तो मैंने डेफिनेशन वाले वीडियो में बताया हुआ है, वो आप देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मन्नशिला, वस्तनाभ, शुंठी, पीपली, मरीच और टंकड़, ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, सबसे पहले आपको पारद और गंधक लेना है, उसकी कज्जली बना लेनी है। ठीक है, कज्जली क्या होती है, बेसिकली पारद और गंधक को मिला के काजल जैसा जो फॉर्मुलेशन तैयार होती है वो है कज्जली। ठीक है, और कज्जली बनाने के बाद जो हमारे बाकी है मन्नशिला, वत्सनाभ, शुंठी, पीपली, मरीच, टंकड़, इन सबको क्या करना है, चूर्ण बना के इनमें कज्जली में मिला लेना है, अच्छे से मर्दन कर लेना है। मर्दन करने के बाद क्या करना है आपको, इसको सूरज की किरणों में रख के सुखा लेना है, और सुखाने के बाद क्या कर लेना है, जो हमारा एयर टाइट कंटेनर है उसमें स्टोर कर लेना है। ये है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, पारद और गंधक की कजली बनाओ। कजली बनाने के बाद जितने भी द्रव्य हैं बाकी के, मन्नशिला, वस्तनाभ, शुंठी, पिपली, मरीच, टंकड़, इन सब को सूक्ष्म चूर्ण मतलब इनको पाउडर बना लो और उसमें मिला के अच्छे से फिर मिला लो। और ठीक है, मिलाने के बाद क्या करो, धूप में रख के सुखा के उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लो। मात्रा की बात करें तो 125 से लेके 250 mg तक बताई गई है। डोज बताए, अनुपान बताया गया इसका। मधु यानी कि शहद, पथ्य पथ्य डिसाइड करेंगे रोग अनुसार, जिस रोग में आप दे रहे हो उसमें जो चीज़ें मना है या जो चीज़ें कही गई हैं वही चीज़ों का सेवन कराएंगे। ठीक है, सेवन काल बताया गया कि 4-4 घंटे पे देना है आपको, मतलब दिन में 3 टाइम दोगे आप TDS। ठीक है, चिकित्सा गुण के बारे में बात करते हैं तो अग्निमान में दिया जाता है, कास में दिया जाता है, श्वास में, कफज रोग, मूर्छा, अपस्मार और मेह वगैरह में इसको दिया जाता है। ठीक है, अशुद्ध अगर आप दोगे तो उससे क्या होगा, अगर अशुद्ध या आप अपक्व दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, बल का नाश हो जाएगा, मल का बंद हो जाएगा, मल रुक जाएगा, मूत्र रोग हो जाएंगे, शर्करा हो जाएगा, कृच, ठीक है, कृमि रोग होने के, ये सारे वहाँ पे होने के चांसेस होते हैं। अब इसको मतलब क्या करना है कि अगर किसी ने अपक्व खा लिया तो उसको शांति कैसे करानी है, तो अगर किसी ने अपक्व या अशुद्ध सेवन कर लिया तो उसको क्या करना है, मधु और गोधूध इन सब का सेवन कराना है, तो उससे जो विकार होंगे, जो अपक्वजन्य विकार हैं, वो शांत हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशंस के बारे में। तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लैक सल्फाइड ऑफ मर्करी, Na2B4O7.5H2AS2S2। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं इसके फार्माकोडायनामिक्स के बारे में। फार्माकोडायनामिक्स मीन्स हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल होता है। ठीक है, इसके अंदर जो अभी मैंने बताया पारद और हमारा गंधक है, वो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल मीन्स जो हमारी बैक्टीरिया वगैरह है उसको किल करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ऐसा है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन शो करता है हमारा श्वास कुठार रस, और रिजुवेनेटिंग होता है। पारद को आपने पढ़ा होगा ना, पारद क्या करता है, रिजुवेनेशन का काम करता है, आपकी एज को कम करता है, बढ़ाता है, सॉरी, रेस्पायरेटरी और रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो रेस्पायरेटरी एक्शन भी अच्छे देखने को मिलता है इसका, और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। डाइजेशन क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें पिपली वगैरह है, मरीच वगैरह है, तो वो क्या करेगी, डाइजेशन को बूस्ट करेगी। इसी तरह जो हमारा पारद वगैरह है, वस्तना वगैरह है, ये क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म को भी इन्हांस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है हमारे GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारा जो इंटेस्टाइन है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, वहाँ इसका एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन करने के बाद ब्लड के थ्रू इसको डिफरेंट ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारा लीवर में, किडनी में क्या होगा, इसका यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, और GIT से फिजिस की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद रिसर्च अपडेट की बात करते हैं तो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसका नाम था कंपोनेंट ऑफ श्वास कुठार रस एंड देयर मोड ऑफ एक्शन इन श्वास रोग। तो श्वास रोग में क्या श्वास कुठार रस की उपयोगिता है या उस वो कैसे वर्क करता है, ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था बाय ज्योति जैन। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि आर्टिकल क्या था और इसमें क्या था, वही श्वास पे किस तरह वर्क करेगा, इसमें क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बातें की है श्वास कुठार रस के बारे में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।